नमस्कार दोस्तों। दिशा इराइज ऐप में आपका स्वागत है। दिशा इराइज ऐप की काफ़ी मेहनती टीम के द्वारा आपके लिए सरल एवं साधारण भाषा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। दिशा इराइज टीम का उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स उपलब्ध प्राप्त हो सकें और बढ़िया ही सुसज्जित मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैटर आपके सामने उपलब्ध कराया जाएगा वो बहुत ही शानदार और सरल भाषा का मैटर है। मैं आपको कक्षा 10th का 7वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में समझाऊंगा। नियंत्रण एवं समन्वय दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आप देख रहे हैं। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का अर्थ होता है कि किसी भी क्रिया के ऊपर नियमबद्ध तरीके से कंट्रोल करना या वश में करना। समन्वय समन्वय का अर्थ होता है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना। यहां बात किस चीज की है? सजीवों के शरीर की। तो सजीवों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार की क्रियाएं करनी है और किन क्रियाओं के अंदर समन्वय स्थापित करना है और किन क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करना है, इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही साधारण एवं सिंपल भाषा के अंदर आपको ये मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। कोशिश रहेगी कि हर चीज आपकी क्लियर की जाए। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। हम जिस वातावरण में या पर्यावरण में रहते हैं उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जिन परिवर्तनों के प्रति सजीव अनुक्रिया करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे कि प्रकाश, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं वहां पर जो अनुक्रियाएं होती हैं, जिन परिवर्तनों के प्रति अनुक्रियाएं सजीव करता है वो परिवर्तन कौन कौन से हैं? देखिए, प्रकाश है, उष्मा है, ठंड है, ध्वनि है, सुगंध है, स्पर्श आदि। इन सभी परिवर्तनों के प्रति सजीव की अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है सजीव, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है सजीव। जैसे कि हम अंधेरे से अचानक गहरे प्रकाश की ओर जाते हैं तो क्या होता है? अपनी आंखें झिलमिलाती हैं। इसी प्रकार उष्मा, अगर हम किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो फटाक से अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। ठंड, गहरी ठंड में अगर कोई जीव जाता है, जैसे मानव देख लो, गहरी ठंड होती है उसके प्रति अलग अनुक्रिया करता है, ठिठुरन शरीर में होती है। ध्वनि, ध्वनि जब मानव या कोई भी जीव, मानव की बात करो, जैसे मधुर ध्वनि होती है तो हमें अच्छी लगती है, हमारा मन खुश होता है तो उसके प्रति अपना अलग व्यवहार होता है। लेकिन जब हम कर्कश ध्वनि सुनते हैं तो अपने को अलग से चिड़चिड़ापन सा आता है, उसके प्रति अपना अलग व्यवहार होता है। जो व्यवहार है वही अनुक्रिया है कि अपन उसके प्रति कैसे अनुक्रिया कर रहे हैं। सुगंध, अगर हम किसी वातावरण में जहां अपन बैठे हैं या जिस वातावरण में अपन रह रहे हैं वहां पर अगर सुगंध आती है, फूलों की खुशबू आती है तो मन अलग ही चंचल हो जाता है, मस्त हो जाता है। लेकिन अगर वहीं बैठे बैठे अगर कोई बदबू आए या स्मेल आए तो अपने चेहरे पे एक अलग सा भाव आता है, अलग अनुक्रिया करते हैं अपन। स्पर्श, अपनी स्पर्श का ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं या ठंडी वस्तु को छूते हैं तो अलग ही व्यवहार होता है अपना। गर्म वस्तु को छूने पर तुरंत अपने हाथ को पीछे धकेल लेते हैं, या अचानक अपन चल रहे हैं और किसी नकुली वस्तु पे या कांटे के ऊपर अपना पैर टच करता है तो अपन पैर को तुरंत उठा लेते हैं।
उसके प्रति अलग अनुक्रिया हुई है। और अगर अपन गर्मी के दिनों में रेत के ऊपर चलते हैं तो गर्म रेत होती है, तो चला नहीं जाता, अपन अलग रिएक्ट करते हैं। इसी प्रकार अगर हम गर्मी के दिनों में बर्फ़ के ऊपर या बर्फ़ को हाथ में लेते हैं तो ठंडक फील होती है, अच्छा आनंद फील होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो इस प्रकार विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सजीवों की अलग अलग क्रियाएं होती हैं और उन्हें अनुक्रिया कहते हैं या अनुक्रिया करते हैं, तो उद्दीपन कहते हैं, कहलाता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधे एवं जंतु अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं और पौधे अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके कि उद्दीपन कौन से हैं। उद्दीपन जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है वो उद्दीपन कहलाता है। पर्यावरण में जैसे जैसे परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं, जैसे प्रकाश, उष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। और इनके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, इनके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। और परिवर्तन, जैसे पर्यावरण के प्रति परिवर्तन, जो अपने पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, अपन बात करेंगे किसकी, जंतुओं की। अभी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कि जंतुओं में नियंत्रण कैसे एवं समन्वय कैसे होता है। नियंत्रण के बारे में एवं समन्वय के बारे में मैंने आपको बताया कि चैप्टर इसी पर आधारित है, कि नियंत्रण अपने को शरीर में विभिन्न क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करना या नियमों में बांधकर रखना। समन्वय का अर्थ होता है विभिन्न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना या सामंजस्य या तालमेल स्थापित करना। सभी जंतुओं में मुख्यतः दो तंत्रों द्वारा किया जाता है। सभी सजीवों के या सभी जंतुओं के अंदर मुख्यतः दो तंत्रों द्वारा, सभी जंतुओं में मुख्यतः दो तंत्रों द्वारा नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों तंत्र ऐसे तंत्र हैं जिसके द्वारा सभी सजीवों में, सभी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित किया जाता है। इन तंत्रों के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका एवं पेशी ऊतक जो होते हैं, तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह मुख्य इसके आधार हैं। आगे देखिए बच्चों, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। न्यूरॉन के, तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका तंत्र के अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं एवं असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और तंत्रिका कोशिकाएं इनके असंख्य जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही शरीर के जो क्रियाएं, अपना शरीर जो क्रियाएं करता है वो एक भाग से दूसरे भाग तक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही पहुंचता है। ग्राही, अब बात यह आती है कि इन सूचनाओं को ग्रहण कौन करता है पर्यावरण से। उसके लिए हमारे शरीर में रिसेप्टर्स, ग्राही होते हैं जो बाहरी वातावरण से या बाहरी पर्यावरण से उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। कौन सी सूचनाओं को, जो अभी उद्दीपन हो रहे थे, जो परिवर्तन हो रहे थे, उनके प्रति अपना शरीर उद्दीपन कर रहा था। ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। ग्राही कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में जो रिसेप्टर कोशिकाएं होते हैं, तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं ग्राही, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर, उनके अंदर क्या स्थित होते हैं, रिसेप्टर्स, ग्राही होते हैं जो बाहरी वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। पहला कान। अब देखिए कान का क्या कार्य होता है।
सुनना, शरीर का संतुलन बनाना। कान के द्वारा सुनते भी हैं और दूसरा कान के द्वारा शरीर का संतुलन भी बनाया जाता है। आंख प्रकाशग्राही होता है, आंख के द्वारा हम देखने का कार्य करते हैं। जीभ रस स्वेदग्राही, स्वाद का पता लगाना, स्वादग्राही होती है। जीभ के द्वारा अपन स्वाद का पता लगाते हैं कि कोई पदार्थ खट्टा, मीठा, नमकीन कैसा है, यह इसके द्वारा पता लगाया जाता है। त्वचा, त्वचा तापग्राही है। जो स्पर्श का स्पर्श के प्रति जो उद्दीपन होता है, जो अनुक्रिया होती है, वो त्वचा के द्वारा गर्म एवं ठंडा, स्पर्श करने पे पता चलता है कि गर्म है ठंडा है। अगला है नाक। नाक घ्राणग्राही, घ्राण का मतलब गंध का पता लगा कि खुशबू है या बदबू है। ये किसके द्वारा पता चलता है? घ्राण, नाक के द्वारा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपने शरीर के अंदर। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में रिसेप्टर्स ग्राही स्थित होते हैं, जो बाहरी वातावरण से क्या प्राप्त करते हैं? सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग, अभी आपको बताया तंत्रिका कोशिका में असंख्य न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। और असंख्य न्यूरॉन तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। असंख्य न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग, द्रुमिका, कोशिकाकार से निकलने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। देखो विभिन्न प्रकार की धागे जैसी संरचनाएं निकल रही हैं इसके अंदर। धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है, ये रिसेप्टर ग्राही से सूचनाएं प्राप्त करती हैं। कोशिका का प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। कोशिका का, ये कोशिका का जो देख रहे हो आप, इसके अंदर जो प्राप्त की गई सूचना होती है वो विद्युत आवेग के रूप में चलती है। विद्युत आवेग सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। कोशिका का प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती रहती है इसके अंदर। आगे तंत्रिकाक्ष, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाता है। दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष ये विद्युत आवेग को दूसरे न्यूरॉन की तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिकाक्ष करता है। तंत्रिकाक्ष एक्सोन यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की दुर्मिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। अंतर्घर्षण सिनेप्स, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे अगली तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है वो अंतर्घर्षण या सिनेप्स कहलाता है। यहाँ विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है जिससे आगे संचारित होते हैं या हो सके। यहाँ पे विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदला
जाता है। देखिए मेन कार्य कहाँ हो रहा है, यहीं पे सिनेप्स के अंदर विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। सिनेप्स तंत्रिका का अंतिम शिरा। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। किसी उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन कई प्रकार के जो वातावरण में होते हैं उसके प्रति जो अचानक क्रिया की जाती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर अपने हाथ को अचानक वापस खींचना, या किसी नुकीली वस्तु के पैर छूने पर या हाथ छूने पर अपने हाथ पैर को अचानक खींचना, वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया जब होती है उसके दौरान, प्रतिवर्ती क्रिया जब ये क्रिया होती है उस दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, जिस पथ, जैसे सूचनाएं अपने तंत्र से जो सूचनाएं अपने हाथ तक पहुंची और फिर हमने अपने हाथ को पीछे किया, तो इस दौरान एक पथ का उपयोग किया जाता है जहां से विद्युत आवेग चलते हैं। उस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये पूरा प्रतिवर्ती चाप आपको दिखाया गया है, जिसके अंदर देखिए उद्दीपन, उष्मा के प्रति अपन उद्दीपन, जो अपना शरीर उद्दीपन करता है, देखिए कैसे कर रहा है। प्रतिवर्ती पूरे चाप, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कैसे हो रहा है। उष्मा, उद्दीपन, उष्मा के प्रति अपने शरीर में उद्दीपन। ग्राही अंग, ग्राही अंग क्या है, त्वचा। उष्मा के प्रति जो उद्दीपन करेगा वो कौन सा अंग है, त्वचा। ग्राही अंग त्वचा, उसको त्वचा ग्रहण करेगा और त्वचा से सीधा संचार किसके अंदर होगा, मेरुरज्जु के। मेरुरज्जु के पास संकेत पहुंचेगा और मेरुरज्जु उसके प्रति अपने अनुक्रिया करने के लिए अपने को नियंत्रण करेगा। कार्य कर अंग कौन सा, पेशी। पेशी उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, उसके अंदर पेशी उत्तक एवं तंत्रिका उत्तक दो ही काम मुख्य आधार हैं। तो मेरुरज्जु से सूचना किसको मिली, कार्यकारी अंग पेशी को, और पेशी से अनुक्रिया हुई। पेशी से सूचना किसको मिलेगी, हाथ को पीछे हटा लेना। कार्यकारी जो अंग है हाथ, उस हाथ को सूचना मिलेगी और अपना हाथ तुरंत पीछे हट जाएगा। अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है। देखो बच्चों, ये प्रतिवर्ती चाप आपको समझ में आया। देखिए कि उष्मा के प्रति अपने शरीर में उद्दीपन हो रहा है, और ग्राही अंग क्या था, त्वचा, कि अपना हाथ किसी गर्म वस्तु को छूता है तो इसके ऊपर त्वचा है, त्वचा उसको ग्रहण कर रही है। अब उसने जो फील किया उसकी सूचना मेरुरज्जु के पास पहुंची। मेरुरज्जु के पास पहुंचने के बाद मेरुरज्जु इसको आदेशित करता है एवं नियंत्रित करता है कि कार्यकारी अंग क्या है, पेशी, और फिर पेशी से सीधा हाथ के पास सूचना जाती है और आदेश मिलता है। समन्वय स्थापित हुआ इस पूरी क्रिया के दौरान कि फिर हमने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली, क्या कि उस गर्म वस्तु से तुरंत हाथ को हटा लिया। अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक अनुक्रिया, अनैच्छिक अनुक्रिया और एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया। इन 3 क्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक अनुक्रिया यह अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। कौन से मस्तिष्क के द्वारा, अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण, बोलना, लिखना। ऐच्छिक अनुक्रियाएं वह अनुक्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर हमारा सीधा नियंत्रण होता है। हम चाहें तो करें, हम चाहें तो नहीं करें, इनके ऊपर हमारा फुल नियंत्रण होता है। जैसे बोलना, लिखना, हम चाहें तो पूरे दिन भर बिना बोले रह सकते हैं, अगर हम चाहें तो पूरे दिन भर बिना लिखे रह सकते हैं, और हम चाहें कि लिखना है तो हम लिख सकते हैं पूरे दिन भर, हम चाहें कि हमें पूरे दिन भर बोलना है तो हम बोल सकते हैं पूरे दिन भर। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ऐच्छिक अनुक्रियाएं ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण होता है, और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा होता है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा। अनैच्छिक क्रिया, ऐसी क्रियाएं होती हैं ये जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, अपन इनको बाउंडेड नहीं कर सकते,
ये हमारे शरीर में स्वतः होने वाली एवं निरंतर होने वाली क्रियाएं हैं। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क के द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण, श्वास लेना, दिल का धड़कना। हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिल धड़कता रहता है और श्वास भी हम रेगुलर लेते रहते हैं। हम चाहें कि अपन श्वास को रोकना चाहें तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हम 2-4 मिनट सांस को रोक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर श्वास रोकना हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए सांस नहीं रोकना चाहिए। और ये स्वतः होने वाली क्रिया है जिनके ऊपर हमारा शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया, यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? मेरु रज्जु के द्वारा। ये क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, इसलिए इनसे मिलने वाली सूचनाएं तुरंत शरीर के अंदर प्राप्त होती हैं और उनके प्रति तुरंत अनुक्रिया की जाती है। उदाहरण है, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों हुई? प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों हुई? कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, नुकीली वस्तु चुभने पर आदि, हमें क्रिया करनी होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता इसलिए हुई कि इस क्रिया के द्वारा तुरंत सूचना मिलती है और तुरंत अनुक्रिया की जाती है मस्तिष्क के बजाय। कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, नुकीली वस्तु चुभने पर आदि, हम क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहां अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। यह क्रिया मस्तिष्क के द्वारा बजाय मेरु रज्जु से उत्पन्न होती है, इसलिए जल्दी होती है। इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया की जरूरत अपने शरीर को पड़ती है, ताकि समय ना लगे और हमारे को किसी प्रकार की क्षति ना हो। मानव तंत्रिका तंत्र, इसका एक डायग्राम आपको समझा रहा हूं। मानव तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र से बनकर बना हुआ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। जिसमें देखिए, कपाल तंत्रिकाएं किससे निकलती हैं? मस्तिष्क से निकलती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं किससे निकलती हैं? मेरु रज्जु से निकलती हैं। इन दोनों तंत्रिकाओं में समन्वय स्थापित होता है, सामंजस्य है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से निकलती है। और मेरु रज्जु से निकलने वाली जो सूचनाएं होती है, तुरंत मतलब मस्तिष्क की बजाय जल्दी निर्देशित करती हैं, जिसके प्रति जल्दी अपने शरीर अनुक्रिया करता है। मानव मस्तिष्क, ये अपने अभी अनिच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा, अब मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। सभी क्रियाओं, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र क्या है? मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क है वो बहुत ही, मतलब कहें कि इसके अंदर जो चीजें, जो सोच, जो विचार उपजते हैं, वो आज जितनी भी खोजें हुई हैं, वो सारी खोज इस मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क की देन है। ये देखिए कि एक कंप्यूटर को बनाने वाला भी मानव मस्तिष्क है, कंप्यूटर को चलाने वाला मानव मस्तिष्क है। तो देखिए, कंप्यूटर से भी ज्यादा दिमाग या ज्यादा स्पीड से कार्य करने की क्षमता मानव मस्तिष्क के अंदर है। और शरीर के अंदर कितनी क्रियाएं होती हैं, उनके ऊपर सबका समन्वय या नियंत्रण केंद्र कौन है? मस्तिष्क। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अभी जो क्रियाएं थी, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण किसका था? अग्र मस्तिष्क का। और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका था?
मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है, सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क के कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। सूचनाओं को याद रखना, सूचनाओं को याद रखने का कार्य भी अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समन्वय स्थापित करना, मतलब शरीर के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियंत्रण एवं उनका समन्वय स्थापित करने का कार्य भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। भूख से संबंधित केंद्र है, अगर अपने को भूख लगती है तो उसका नियंत्रण भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, दूसरा भाग है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अभी आपको बताया कि 3 प्रकार की क्रियाएं थी, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रियाओं पर तो नियंत्रण कौन कर रहा था? अग्र मस्तिष्क। और अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य नियंत्रण कौन कर रहा था? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क किस पे क्रिया करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। अपनी आंखों की पुतली होती है, गहरे प्रकाश में जाते हैं तो उसमें अचानक अपनी आंखें झिलमिला जाती हैं, तो उसमें पुतली के आकार में परिवर्तन होता है। गर्दन आदि की प्रतिपूर्ति क्रिया, पश्च मस्तिष्क, इसके भी 3 भाग हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग। अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना। उदाहरण, पेन उठाना, या किसी वस्तु को उठाना, मतलब जिस क्रियाओं के ऊपर अपन कंट्रोल कर सकते हैं। मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि। मेडुला अनैच्छिक कार्य जो होते हैं अपने शरीर के अंदर, रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन, उसके ऊपर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? मेडुला, जो नियंत्रण चलता रहता है, अपना कोई उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता। पोन्स, यह अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रण। पोन्स जो होते हैं श्वसन नियंत्रण होने वाली क्रिया अपने शरीर के अंदर कभी भी नहीं रुक सकती। अपन चाहें तो 2-4 मिनट के लिए श्वसन रोक सकते हैं, वरना इससे ज्यादा नहीं रोक सकते, वो हमारे लिए हानिकारक है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसी होती है? इनकी सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है, अपनी जो खोपड़ी जिसको बोलते हैं उसके अंदर मस्तिष्क अवस्थित होता है, और जो मस्तिष्क की हड्डियां वो इसकी सुरक्षा करती हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, जो अपने पीठ पर सी आकार के छल्लों द्वारा निर्मित होती है। यह मस्तिष्क का चित्र है। इसमें देखिए अग्र मस्तिष्क ये है जो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क ये अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण करता है। तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रियां, जो अपने शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपको बताया, जो बाहरी वातावरण से या पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। त्वचा, नाक, कान, आंख, जीभ, ये जो बाहरी वातावरण है उससे सूचनाओं को ग्रहण करती हैं, और उसके प्रति संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त या संसाधित करना, निर्णय करना, उसका निर्णय कौन लेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अनुक्रिया उत्पन्न करना, उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, उसके प्रति अनुक्रिया कौन करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अनुक्रिया उत्पन्न करना, प्रेरक तंत्रिका। पेशी उत्तक के द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद में पेशी उत्तक के द्वारा उसको नियंत्रण या मतलब आदेशित किया जाएगा कि
इसके प्रति क्या अनुक्रिया करनी है, उसके पश्चात पेशी संकुचन, मतलब अपनी पेशियों में संकुचन या उसके प्रति अनुक्रिया होगी। इस प्रकार तंत्रिका उत्तक एवं पेशी उत्तक के बीच में पूरी क्रिया का मतलब कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो समन्वय होता है, समन्वय का शाब्दिक अर्थ आपको मैंने बताया, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। और नियंत्रण, जैसा इस पथ के अंदर आपको समझाया, इस परिपथ में कि मस्तिष्क किस प्रकार नियंत्रण और समन्वय की क्रिया करता है। तो बच्चों आपको यह परिपथ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संकेत एवं तंत्रिका तंत्र की कुछ सीमाएं होती हैं, वो सीमाओं में रहकर ही कार्य करते हैं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं उन्हीं कोशिकाओं तक विद्युत संकेत पहुंचते हैं। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी क्रियाविधि सुचारू रूप करने के लिए समय लेती है। एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद, जैसे एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और उसके बाद में अगर कोई दूसरा विद्युत आवेग उत्पन्न करना है तो उससे पहले कोशिका सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए कुछ समय लेती है, कुछ क्षण लेती है, समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि कोशिका कभी भी लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। एक आवेग उत्पन्न करने के बाद दूसरा आवेग उत्पन्न करने के लिए उसे कुछ पल के लिए कुछ क्षण का समय चाहिए। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, तो पौधों में किस प्रकार से ये क्रियाएं होंगी इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। रासायनिक संचरण, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ है। इसके आगे हम बच्चों जो बचा हुआ मैटर है कल आपके सामने इससे भी बेटर तरीके से पेश करेंगे। थैंक यू बच्चों, वेरी गुड।